वालों की भी तो चोट आई है। तो चोट है वो सही हो जाएंगे। चोट है, जिसका गया वो तो गया दुनिया से, वो तो वापस ना आएगा। तो फिर क्यों ऐसा पथराव क्यों ऐसा कुछ करना? पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। वाह दीदी वाह, पथराव ही तो कर रहे थे, कोई जान से थोड़ी ना मार रहे थे। ये सोचे संबल में पथराव करने वाली भीड़ की। अब नहीं होती यहाँ पे तो मुसलमान हिंदू बहुत मारा जाता। आप लोग कोई मारते? यस, बहुत ज्यादा। तो आप लोग यहाँ पे रहते कैसे हो? ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा है, फौज ने हमें बचाया है। यहाँ तो यस, अगर संबल के अंदर फौज नहीं होती तो चारों तरफ ये मुसलमान चल के सबको हिंदू को मार देते। तो ये हिंदू बस्ती है? ये पूरी हिंदू बस्ती है। हिंदू बस्ती। और पीछे आप दिखाई कि इधर ही पीछे जो है पुलिस चौकी भी बनी हुई है, सेफ्टी के कारण। ये सेफ्टी के कारण। प्लानिंग पहले से ही रात में बननी थी क्या? ये जुम्मे की रात की प्लानिंग बनी है रात को। अच्छा, सुबह करना है। ये सुबह करना है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन्होंने बिल्कुल हस्ती बिल्कुल बहुत खराब कर दी थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अगर फौज नहीं होती यहाँ हिंदू इतना मारा जाता, किसी जवाब भी नहीं। ये तो भोलेनाथ। मतलब बात पुलिस वालों से हुई, जो भी हुआ एएसआई टीम से। आप लोगों को खतरा क्यों है? नहीं खतरा आप लोगों को मतलब क्यों परेशान करते हैं? नहीं, ये तो फौज में हुई है, मगर ये अगर फौज नहीं होती वहाँ पे तो चारों तरफ से ये मुसलमान आगे चले जाते हैं। और ये जगह पीछे का रास्ता है संगल की तरफ का, वहाँ भी मोमडन इलाका है, जहाँ मस्जिद से 500-600 किलोमीटर यहाँ संगल है। वहाँ आपके ऊपर पूरा ढका हुआ है, तो यानी हर तरफ से आप लोग घिरे हुए हैं? यस, घिरे में यहाँ। ये सामने जामा मस्जिद है, ये यहाँ से कितना पड़ा? मैं अभी आई हूँ, मुश्किल से 150 मीटर। ये हर मंदिर है हमारा। ये मुसलमानों ने छीन रखा है। जहाँ कहीं भी आज हिंदू जनसंख्या में कम हो गया है, जहाँ कहीं भी आज पीसफुल कम्युनिटी यानी कि शांति प्रिय समुदाय यानी कि मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है, वहाँ के यही हालात हैं। मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं आपकी बना रहा हूँ। ये भाई साहब ये चरस से आके यहाँ हमारे हिंदू बहन भाइयों को भड़काते हैं। और सुनिए मैम, सामने से क्यों हट जाऊँ? सुनिए, आपके हिंदू भाई बहनों को नहीं क्यों भड़का रहे हो? रुको यही रुको, रुक क्यों नहीं रहे हो? रुको ना, हाँ तो रुको यार। अरे रुको तो रुको, रुकता क्यों नहीं है? अरे रुकता क्यों नहीं है तुम? ये कैसे आए तुम? लगा दीजिए। आए कैसे तुम? आए कैसे? हाथ लग जाएगा, गली तुम्हारे है। तुम ये बताओ कि आए कैसे यहाँ? तुम कॉलोनी के अंदर ये काम करते हो? ये गंदा काम करते हो कॉलोनी के अंदर? भाग क्यों रहे हो? नहीं बताओ, भाग क्यों रहे हो? रुको। ये आप मुंह क्यों छुपा रहे हो? नहीं मुंह क्यों छुपा रहे हो? क्यों? दूर रह के बात करिए, छुआइए। नहीं मुंह क्यों छुपा रहे हो? तो रुक क्यों नहीं रहे हो? ये साले चर्च से आके हिंदुओं को साले वो बनाते हैं ईसाई। मारना। जहाँ कहीं भी आपको इस तरह के तथ्य दिखाई दे, उनका विरोध करें, उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रशासन को टैग अवश्य करें। पिछले कुछ वर्षों में वायर ने एक प्रमुख प्रचार आउटलेट के रूप में ख्याति प्राप्त की है। इसकी वजह ये है कि भारत का उदारवादी और वामपंथी गठबंधन हमेशा से राष्ट्र विरोधी मीडिया प्रतिष्ठान द वायर का अंध समर्थन करता रहा है। द वायर कई बार बेहद बेतुके झूठ फैलाते हुए पकड़ा गया है। द वायर या फिर कहें दालायर, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे सन 2015 में सिद्धार्थ वरदराजन ने शुरू किया था। इसे अक्सर भारत विरोधी, हिंदुत्व विरोधी खबरें फैलाने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है व झूठी खबरें फैलाने के रूप में भी इसे जाना जाता है। बट इसके बावजूद भी इस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस वेबसाइट का झूठ व प्रोपेगेंडा फैलाने का एक लंबा इतिहास रहा है। इसने समय समय पर भारत के खिलाफ झूठ व प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिशें रची है। इसे आज एक प्रमुख प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है, जो एक तरफा और एजेंडा प्रेरित खबरें छापता है। खास बात यह है कि भारत के लिबरल और वामपंथी गुट इसका आंख बंद करके समर्थन करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म का जो मेन काम है वो मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश करना, उनमें नफरत भरने की कोशिश करना है, क्योंकि इसे इसी बात की फंडिंग मिलती है विदेशों से। इसका एक और मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को भारत सरकार के खिलाफ व हिंदू संगठनों के खिलाफ भड़काना। और जो लोग भी राष्ट्र विरोधी होते हैं, जिनके आतंकवादियों से संपर्क होते हैं, उनको व्हाइट वॉश करना, उनके बचाव में ये हमेशा खड़ा हुआ नजर आता है। ऐसे ही पेश है इनकी एक और झूठी खबर। सिद्धार्थ वरदराजन और एम.के. वेणु, जो द वायर के संस्थापक और संपादक भी हैं, इन्होंने एक आर्टिकल ट्वीट किया, जिस आर्टिकल में इन लोगों ने दावा किया कि महाराष्ट्र के चुनाव में 5,43,013 अतिरिक्त वोट पड़े हैं। इन्होंने उसके आगे लिखा है कि महाराष्ट्र में जो वोटिंग हुई है और उन वोटों की जो गिनती की गई है, उनके बीच में कोई भी मेल नहीं है, यानी कि बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव धांधली करके जीती है। महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद द वायर की पूरी टीम के द्वारा एक झूठी कहानी फैलाई गई कि महाराष्ट्र इलेक्शन में 5 लाख अतिरिक्त वोटों की काउंटिंग हुई है। द वायर ने यह दावा किया कि लगभग 30,000 पोस्टल बैलेट को गिनती से बाहर रखा गया। लेकिन क्या यह सच्चाई है या फिर एक और प्रोपेगेंडा? ये पूरे मामलों को तथ्यों व आंकड़ों के साथ समझते हैं। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के चुनावों में कुल 6,45,92,508 वोट गिने गए, जिसमें पोस्टल बैलेट भी शामिल थे। और जिन वोटों की गिनती की गई थी, इन वोटों की संख्या डाले गए वोटों से ज्यादा नहीं थी। और चुनाव आयोग ने इनकी इस रिपोर्ट का तुरंत ही खंडन कर
कर दिया। हो सकता है कि आप लोग विचार करें चुनाव आयोग तो खुद को बचाने के लिए इनकी इस रिपोर्ट का खंडन करेगा ही, बट इनकी रिपोर्ट पूरी झूठी थी, फेक थी, वो आगे आपको पता लगने वाला है। चुनाव आयोग के अकॉर्डिंग सभी पोस्टल बैलेट को वैध प्रक्रिया के तहत गिना गया। दावायर ने जिन 30,374 बैलेट्स का जिक्र किया या तो वो गलत या अधूरी जानकारी के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। यानी कि आप लोग सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी भी पोस्टल बैलेट में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसे काउंट नहीं किया जाता है। और साथ ही चुनाव आयोग ने यही बताया कि हर पोस्टल बैलेट को गिनने का एक पारदर्शी सिस्टम होता है और वहां पर जितनी पार्टियां होती हैं उनके प्रतिनिधि वहां पर खड़े हुए होते हैं। जो दावायर की रिपोर्ट थी उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकार की छवि खराब करना व भ्रम फैलाना था। चुनाव आयोग के अनुसार 3.2% बैलेट गलत जानकारी के कारण अस्वीकार कर दिए गए थे, जो कि एक सामान्य आंकड़ा है, न कि महाराष्ट्र के चुनावों में कोई स्पेशल हुआ। और दावायर ने इन्हीं सभी सामान्य प्रक्रियाओं को एक साजिश के तहत पेश किया जिसका ना ही कोई आधार था, ना ही कोई फैक्ट। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने तथ्यों की जांच की और जनता को सच बताया, उसके बाद से ही इन दोनों ने चुपके से अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चुनाव आयोग तो सफाई देने आएगा ही, बट ये लोग गलत यहाँ पे हुए। अगर ये लोग सच होते तो यहाँ पर इन्हें अपने ट्वीट डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इन्हें शायद ये डर सताने लगा होगा कि कहीं कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। सोचिए, ये लोग खुद को स्वतंत्र व निष्पक्ष मीडिया बताते हैं, अगर चुनावों में धांधली हुई थी फिर भाई तुम्हें ट्वीट डिलीट करने की कौन सी जरूरत आन पड़ी। और ये कोई पहली बार नहीं है कि दावायर ने इस तरह की भ्रामक खबरें कोई पहली बार फैलाई हो। इससे पहले भी इस दावायर ने पेगासस, जासूसी और अडानी से जुड़े मामलों पर झूठे आरोप लगाए थे, जो कि बाद में एकदम निराधार निकले। उसके बाद दावायर वालों ने उन आर्टिकलों को डिलीट कर दिया और लिख दिया कि द स्टोरी हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम पब्लिक व्यू पेंडिंग द आउटकम ऑफ इंटरनल रिव्यू बाय द बायर। यानी कि पहले भ्रामक और गलत खबरें चलाओ, जिसके बाद दो बैठी जैसे 4-5 नमूने आकर उन पर वीडियोस बनाए, उन वीडियोस में उन आर्टिकल को शो करें और जब तुम्हारा एजेंडा पूरा हो जाए, तुम्हारा काम निकल जाए, उसके बाद उन आर्टिकल्स को डिलीट कर दो। कुल मिलाकर ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि ऐसे प्लेटफॉर्म को जितनी जल्दी हो सके इन्हें बंद करना चाहिए। दावायर जैसे प्लेटफॉर्म का असली उद्देश्य पत्रकारिता नहीं बल्कि झूठे खबरें फैलाकर एजेंडा चलाना और देश में सामुदायिक तनाव पैदा करना है। इन जैसे प्लेटफॉर्म को पहचानना, इनकी झूठी खबरों से सावधान रहना आज हर भारतीय की एक जिम्मेदारी बन चुकी है। कृपया ऐसे प्लेटफॉर्म से सावधान रहें। बाकी का आइए अब आपको दलालों के दलाल एक और महादलाल से मिलाते हैं। जिस राज्य में इतनी गरीबी हो वहां पर हर महीने 1500 रुपए की सहायता बहुत अहमियत रखती है। जहां इतनी गरीबी हो वहां सरकार खाते में 1500 रुपए डाल दे, इसका असर तो होना ही था। मतलब पहले आपको गरीब से गरीब किया जाए, फिर कुछ पैसे दे दिए जाएं, बाकी सरकार कैसे चला रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, 7 लाख करोड़ का घाटा है, कर्जा है, इन सवालों का काम केवल सवाल की जगह भरना रह गया है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना लॉन्च कर दी। मतदान से पहले 50 लाख महिला मतदाताओं के खाते में 4000 रुपए भेजे जा चुके थे। दिसंबर से यह राशि 2500 प्रतिमाह कर दी जाएगी, इसका फैसला हो चुका है। किसानों के ऋण माफ किए गए, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया गया, 40 लाख परिवारों का 3500 करोड़ का बिजली का बकाया बिल माफ कर दिया गया, 40 लाख लोगों के लिए 1000 रुपए की पेंशन की घोषणा कर दी गई। कल्पना ने अपनी पार्टी की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक काफी ठीक से पहुंचाया। हेमंत और कल्पना की मेहनत ने इंडिया गठबंधन को झारखंड में बचा लिया। हमारे देश में एक समय ऐसा भी था कि इनके जैसे चाटुकार पत्रकार मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर देश में झूठी खबरें फैलाते थे, देश में झूठी खबरों का नैरेटिव सेट करते थे। बट आज सोशल मीडिया की वजह से ये अपनी सही औकात पर आ चुके हैं। थाना शाहबाद का है, जहां आज धर्म परिवर्तन करके विवाह करने का एक प्रकरण संज्ञान में आया था। इस प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। मुझे आज सुबह जानकारी मिली कि दरियापुर बिक्कू अपना गांव है, शाहबाद थाने के अंतर्गत आता है। वहाँ एक हाफिज जी हैं, बच्ची को पढ़ाते पढ़ाते दिल्ली से शाहबाद ले आए, उससे धर्म परिवर्तन करा के निकाह कर दिया। इस तरीके की घटनाएं शाहबाद और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हो रही हैं। इस तरीके की किसी भी घटना पर हम लोग भरकर प्रयास करेंगे कि तुरंत कार्रवाई हो। इस संबंध में आदरणीय शाहबाद कोतवाल से भी बात हुई, एसपी साहब को भी हमने लिख के भेजा है और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे। मौके पर आप लोग गए थे, क्या हुआ? मौके पर भारी पुलिस बल भी गया, लेकिन कुछ देरी होने के कारण लड़के को भगा दिया गया और उसकी सूचना भी उनके परिवार को पहले मिल चुकी थी, लेकिन लड़की को मौके से बरामद किया गया है। दिल्ली के इस हिंदू यादव परिवार ने अपनी 14 साल की बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मोहम्मद हाफिज को ट्विटर रखा। जो यादव परिवार था वो भाईचारे में बहुत ही ज्यादा यकीन रखता था, इसीलिए अपनी बच्ची को इनके यहाँ पढ़ने भेज दिया। ये मोहम्मद हाफिज जो कि 38 साल का था, उस यादव बच्ची जो कि सिर्फ 14 साल की थी, उसे एक मस्जिद में ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन कराता है। उसके बाद इसे ले जाकर हरदोई में रहने लगता है और काफी खोजबीन के बाद पुलिस को इसके बारे में पता लगता है, जिसके बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करती है। लेकिन जो खुद को यादवों का ठेकेदार कहते हैं अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के सारे नेता इस घटना पर चुप हैं, क्योंकि अगर वो इस घटना पर कुछ भी बोलेंगे
तो उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो मेरे जितने भी यादव भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे ये कहना है कृपया ऐसे नेताओं के भरोसे ना बैठें, ये आपको कहीं का भी नहीं छोड़ने वाले, ये अपने वोट बैंक के चक्कर में आपका काटते रहेंगे। बच्चियों को अगर पीरियड जाना शुरू हो जाते हैं तो उनको शादी लायक माना गया इस्लाम में। मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक है। आपकी बेटी है कोई? मेरी हाँ 3 बेटियां। 3 बेटियां हैं। आपको लगता है आपकी छोटी सी 13-14 साल की बच्ची इस लायक हो जाती है कि वो शादी कर ले? पूछ रही हूँ। इस्लाम के हिसाब से जायज है, लेकिन एक पिता के दिल पे हाथ रख के बताइए। मैंने अपनी बच्ची की एक की शादी करी 18 साल की उम्र। नहीं, दिल पे हाथ रख के बताइए, 13 साल में सही है? सही है, बिल्कुल ठीक है। 13 साल में ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। 13 साल में बच्ची की शादी ठीक है। एक महिला, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, उसका शरीर, उसकी बोन्स जहां से वो बच्चा पैदा करती है, वो इतनी डेवलप और इतनी मजबूत नहीं होती है कि इस उम्र में वो बच्चा पैदा कर सके। शी इज नॉट फिट फॉर सेक्स, शी इज नॉट फिट फॉर डिलीवरी। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।